हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का क्विक रिवीजन मटेरियल, जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो भी बच्चे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑन 16th ऑफ जून 2024, उन सभी के लिए। तो आज जो हमने गाइस टॉपिक उठाया है दैट इज़ अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड पीडीएस सिस्टम पे। इसके की कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो ज़रूर करने हैं, ठीक है। वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। प्लस मैंने इसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐड करे हैं। उस सारे एमसीक्यूज़ को जवाब ज़रूर देना, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लें, ठीक है। तो बी विद द चैनल, स्टे ट्यून्ड, और हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं तो हमें पता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें जो आप ना वेराइटी ऑफ ऑपरेशन जिसमें करते हो, कि जैसे कि फूड स्टफ़ है वो बहुत रॉ है ना। उसको आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उसका, कि वो कंजम्पशन में और कुकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हो, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करते हो, टर्शरी प्रोसेसिंग करते हो। 3 तरह के काम होते हैं। अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग कहीं पर आ जाए तो याद रखना, इसमें हम ना क्लीनिंग, ग्रेडिंग, रिफाइनिंग करते हैं। जैसे है ना, आटा जो बनता है तो पहले व्हीट को ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में उसके लिए बेसिक वैल्यू ऐड की जाती है, जैसे टोमेटो वगैरह है, प्यूरी है, ग्राउंड कॉफ़ी है। बेसिक वैल्यू एडिशन किया। टर्शरी में ना आप इसको हाई वैल्यू एडिशन का बनाते हो, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट हैं, बिस्किट्स, जैम्स वगैरह हैं। समझ रहे हो? तो ये तीनों साइकिल्स आपको ज़रूर याद रखनी है अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और टर्शरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो ये चीज़ें याद रखनी है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सप्लाई चेन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सप्लाई चेन देखो क्या होता है। सप्लाई चेन एक तरह का नेटवर्क है जिसमें सप्लायर है, फार्मर है, रॉ मटेरियल वो कंपनी को लेके दे रहा है, दैट इज़ फूड प्रोसेसर को, और कंपनी फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत पूरा एक प्रोडक्ट बना के, फिनिश प्रोडक्ट, ताकि कंज्यूमर उसको यूज़ कर पाए। यानी कंपनी इनपुट मिला फार्मर के तहत उसको प्रोड्यूस करेगी, प्रोक्योर, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्शरी प्रोसेसिंग। ये तीनों प्रोसेसिंग ज़रूर याद रखना, ठीक है। नाउ कम टू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखो, अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट का मतलब है रॉ मटेरियल्स का एक्सेस करना, मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, लिंक करना चीज़ों को फार्मर्स के साथ, वर्कफोर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि ना, हम ना प्रोसेसिंग टेक्निक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो ग्राइंडिंग ही यूज़ कर रहे हो आप फ्लोर की ग्राइंडिंग के लिए, व्हीट जो होता है ना, गेहूं को आपको फ्लोर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करो, मशीनरी का क्वालिटी वगैरह का ध्यान रखो। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। दोनों स्ट्रीम्स में ना आपसे पूछ सकता है पेपर में कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक्स का मतलब जानते हो ना क्या होता है। लॉजिस्टिक्स का सीधा सा मतलब है कि आप ना रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करते हो, उसके कैसे स्टोर करते हो, और फाइनली उसको उसके डेस्टिनेशन तक कैसे ट्रांसपोर्ट कराते हो। इस पूरे प्रोसेस को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। लॉजिस्टिक्स में भी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। इनबाउंड का मतलब होता है कि आप अपस्ट्रीम एक्टिविटी कर रहे हो, विच वी हैव जस्ट रेड। इसमें आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग से पहले पहले गुड्स की मूवमेंट करा रहे हो, यानी रॉ मटेरियल मिला है तो उसको स्टोर करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। आउटबाउंड में आप सारे डाउन स्ट्रीम वाले, यानी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। इसमें आप मूवमेंट करा रहे हो प्रोडक्ट की। कब करा रहे हो? जब वो फिनिश्ड गुड बन चुका है और वैल्यूएबल वेरियस मार्केट तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, ठीक है। ये टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लिंकेजेस। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमी का सेक्शन है, ध्यान से समझना। देखो, इसमें क्या होता है ना, दे मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री, कि वो ना इंडस्ट्री जो है वो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे फुलफिल कर पा रही है, जनरेट कर पा रही है। तो वी हैव गॉट 3 टाइप ऑफ लिंकेजेस। एक होती है बैकवर्ड, एक होती है साइडवेज, एक होती है फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है कि ना हम ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को ना कनेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स के पास, कि रॉ ऐसी जगह पर जाते हैं ताकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। जैसे मान लो केचप मैन्युफैक्चरर है, टोमेटो केचप यूज़ करते हो ना पकौड़े के साथ, है ना। तो उसको ना, उसका जो टोमेटो है वो रॉ मटेरियल है, तो उसको हमने लिंक कर दिया, बैकवर्ड लिंक हो गई। साइडवे का मतलब है कि आप ना बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आप क्या करते हो, बाई प्रोडक्ट वेस्ट का यूज़ करते हो आप, कि फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। आपने सुना भी होगा ना, बायो वेस्ट से एनर्जी क्रिएट की जा रही है, बायो एनर्जी। फॉरवर्ड लिंक का मतलब होता है कि आप ना जितने भी ये फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इन मार्केट्स के साथ इनको लिंक कर रहे हो, यानी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। तो फॉरवर्ड लिंक इज़ मोर कनेक्टेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर।
क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये सारे टर्म्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान से देख लो इस पूरे फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5, दैट इज़ 6। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कि 100% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई अलाउड है। 9% ये हमारा जीवीए देती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन देती है। 6 लार्जेस्ट हैं हम फूड एंड ग्रोसरी मार्केट में। हमारी परसेंटेज मिडिल क्लास की डिमांड बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग मार्केट एक्सपेक्ट डबल हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और जो रिटेल कंट्रीब्यूशन है वो 70% इसके सेल का है। क्योंकि फैक्चुअल डेटा एकदम निकाल के डाल दिया जाएगा तो ज़रूर पता होना चाहिए। नाउ आई एम डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट स्कीम जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ज़रूर ध्यान दे लो क्योंकि ना स्कीम्स आपको पता है पेपर में पूछता ही है। पहली स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, पीएम किसान संपदा योजना, PMKSY। अर्लियर इसका नाम सिर्फ संपदा था, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये कैसे बनी है? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं एफिशिएंट सप्लाई चेन की मदद से। ये अम्ब्रेला स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ लिंक्ड है। यानी इसमें आप क्या कर रहे हो, स्कीम के तहत आपकी कोशिश है बड़े बड़े फूड पार्क्स क्रिएट करना, कोल्ड चेन को ऐड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हो, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बैकवर्ड लिंकेजेस का ध्यान रख रहे हो, फूड क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन ग्रीन, ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हो सो दैट आप एक अच्छा लॉजिस्टिक सेक्टर भी क्रिएट कर पाओ, राइट। नेक्स्ट जो पीएम किसान संपदा योजना है, याद रखना 2008 में ही आ गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसका काम पता है क्या था? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देना फूड प्रोसेसिंग को, ताकि वैल्यू चेन इसका काम कर पाए। और ये इम्प्लीमेंट की गई थी स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए कंपनी एक्ट में। क्लस्टर के रूप में ये काम करती है। ठीक है, तो इसका देखो मेगा फूड पार्क्स कैसे कैसे होते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन, डोमेस्टिक सेल, ये सबका ध्यान रखा जाता है, कलेक्शन सेंटर्स एंड ऑल। बहुत डिटेल में मत जाओ बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए स्कीम में क्या था। नेक्स्ट स्कीम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, PMFME यानी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। 10,000 करोड़ का आउटले है। 2 लाख इसमें ना FPO जो है वो बेनिफिटली डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। 9 लाख इससे ना स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब क्रिएट करेंगे। 5 लाख 5 ईयर के पीरियड के लिए और पेरिशेबल्स के लिए, ध्यान रखना इसका फोकस। तो बहुत फोकस होके करो ये सारी की सारी स्कीम्स। इसमें ना PMFEME स्कीम में ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, सीड कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग करेगा। ये सारी चीज़ें PMFE स्कीम करने वाली है। ऑपरेशन ग्रीन बहुत ज़्यादा आया था, बजट में भी था ये। इसमें आपको याद होगा टॉप को बहुत सिग्निफाई किया गया था कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो को, इसमें ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसको। और ऑन दैट लाइन 2018-19 के जो ऑपरेशन फ्लड था, इनिशियली खाली हम टॉप कहते थे, बाद में हमने इसमें दूसरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी डाला था ऑपरेशन ग्रीन में। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी देखो इसकी की थी, हमने बोला था कि जो नाफेड है ना, नाफेड बताओ नोडल एजेंसी तो है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओगे नाफेड का कॉमन फुल फॉर्म क्या होता है। MOFPI ना 50% इसमें सब्सिडी एंड ऑल देगी। इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही रखी है कि भाई इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी जो स्कीम्स हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, दैट इज स्कीम ऑफ कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका काम है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रिजर्वेशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देना, बिना ब्रेक के फार्म गेट से कंज्यूमर तक मिल पाए, ताकि ना कंज्यूमर तक तो जाने से पहले पहले फार्मर को ना जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं हॉर्टिकल्चर, नॉन हॉर्टिकल्चर, वो ना हो। ठीक है, एक हमें ग्राम समृद्धि योजना याद रखनी है। समझ लो क्या है ये ना, कॉटेज इंडस्ट्री वालों को हेल्प करेगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेगी। वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ताकि अपग्रेड हो पाए टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए हमने ग्राम समृद्धि योजना को स्टार्ट करा है। नेक्स्ट टॉपिक है निवेश बंधु। निवेश बंधु में इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। ठीक है, ये पोर्टल वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी इन्वेस्टर्स का, जो कि ना ये पूरा चेक करते हैं और लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कैसे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो याद रखना ये इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल है, राइट। फोकस सेक्टर कौन सा होगा, लेटेस्ट अपडेट क्या है, सारी की सारी इस पब्लिकेशन, इस पोर्टल के अंदर देखने को मिलती है। वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एबेट्योर्स, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम में कि हम ना जितने भी मॉडर्न ये PPP मॉडल्स है ना, हम ना पूरा का पूरा ना एकदम अच्छा कर लें। इवन ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर ना रूरल लेवल पर या बहुत रिमोट एरियाज पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हमें उसको भी दूर करना है। तो उसके लिए ही ये मॉडर्नाइजेशंस बेसिकली की जा रही हैं कि इसका हम ना पूरी तरह से ध्यान रख पाएँ। एबेट्योर्स का मतलब बेसिकली ये होता है स्लॉटर हाउसेस, ठीक है। तो स्लॉटर हाउसेस भी अच्छे से काम कर पाए, है ना, बूसड़ खाना भी बोलते हैं हम इसको, समथिंग लाइक दैट इन हिंदी। तो वो हमने ज़रूर ध्यान रखना है, तो इसीलिए ये स्लॉटर हाउसेस को भी ध्यान में रखते हुए उनको किया गया है। नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट था ट्राई फूड प्रोजेक्ट, जो कि ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ FPI, ट्राइफेड के साथ मिलके कर रही है। इसका काम ये है कि ट्राइबल लोगों की इनकम बढ़ानी है, कैसे करके, ताकि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह जो भी कलेक्ट करते हैं ना ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स, उनको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि उनकी इनकम बढ़ पाए, ठीक है। ये स्कीम फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा PDS और आपके जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद रखना फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। इसके ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कंज्यूमर को सब्सिडाइज्ड और चीप प्राइसेस में फूड मिल पाए, कंज्यूमर को प्राइस राइज का इम्पैक्ट ना पड़े और इन्फ्लेशन के असर ना पड़े, और मार्केट प्राइसेस को थोड़ा कम मिले, और न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका मेंटेन रखने के लिए करा गया था। तो PDS में ना देखो, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करती हैं। ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट FCIs पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपके राशन कार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स वर्क्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपका इसके अंदर आता है इवॉल्व कैसे हुआ PDS, अगर तो ये उसकी पूरी साइकिल दी हुई है कि कैसे कैसे PDS इवॉल्व हुआ है। ये यू जस्ट नीड टू लुक एट टू इट। FCI के लिए याद रखना इस, तो इसका दिस इज द लोगो ऑफ द FCI। स्टेच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1965 में आई थी अंडर द एक्ट फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। तीन इसके काम है, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट देना फार्मर्स को, प्रोक्योर करना सप्लाई फूड ग्रेन्स, और मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ठीक है। ये करना वाला काम है। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में था कि इसमें ना फूड सिक्योरिटी ताकि वेलफेयर हो पाए, और इसमें 67% टोटल पॉपुलेशन है, मतलब 75% रूरल है और आपका 50% अर्बन पॉपुलेशन है। स्पेशल फोकस है न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा सके, तो ये भी ध्यान रखना है, फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना, जिस जो वुमेन है हाउस होल्ड की उसको प्रोवाइड करना। तो ये सारे हैं। इसके अलावा एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या बोला गया था, टारगेटेड हाउस होल्ड को कितना कितना देना है, 5 किलो फूड ग्रेन्स हर व्यक्ति को हर महीने देना ही देना है, कोर्स ग्रेन 1 किलो, वीट 2 किलो और चावल 3 किलो, ऐसे करके ना एक सिस्टम बना रखा है। अंत्योदय अन्न योजना भी इससे रिलेटेड ही है, यानी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली है, जो BPL फैमिली से भी नीचे मान लो आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हाउस होल्ड को 35 किलो का फूड ग्रेन हर महीने देना ही देना है, और स्टेट और UT उसको पूरे कॉस्ट को बियर करेंगे। इसमें बेनिफिशरी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी वेरी क्लियर। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, मार्जिनल फार्मर्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इवन कोई विडो है ना, हाउस होल्ड को हेड हेड कर रही है, या टर्मिनी इल डिसेबल्ड बंदा है, 60 साल से ऊपर का है, ट्राइबल हाउस होल्ड से बिलोंग करता है, HIV पॉजिटिव पर्सन है और BPL फैमिली में है, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें डाला जाएगा। आपको एलिजिबल बंदे ज़रूर पता होने चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। इसमें नेशनल पोर्टेबिलिटी को आपको इंट्रोड्यूस करा गया है, PDS को बेनिफिशरीज को ऑप्शन दिया गया है, वो फेयर प्राइस में जाकर नेशनल लेवल पे चीज़ों को, फूड ग्रेन्स को खरीद सकती हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब पता होना चाहिए कि आप अगर कानपुर में बैठे हो, ठीक है, आपका जो मध्य प्रदेश के अंदर आपका राशन कार्ड बना हुआ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, अब आप वहाँ से भी कानपुर में बैठ के भी सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन ले सकते हो, बिकॉज ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, अब हो गई है। इससे बाद PDS से रिलेटेड कुछ ना इसमें क्राइसिस बताना है कि क्या क्या क्राइसिस हैं। तो डायरेक्टली हम सीधा चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। MSP का पता होना चाहिए, फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है ना। अब ना इसके लिए देखो, MSP का सीधा सा मतलब है कि मिनिमम जो प्राइस है मिलना ही मिलना चाहिए फार्मर को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 7 ऑयल सीड और 4 कमर्शियल क्रॉप्स के लिए MS जो इसको फिक्स करता है ना MSP को, वो भी ध्यान रखना हर साल फिक्स होती है CACP की रिकमेंडेशन पर।
तो रिकमेंडेशन एमएसपी की किस किस बातों पे डिपेंड करती है ये भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर कोई एमएसपी पे उठ के क्वेश्चन आ जाए तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे रहे ना फार्मर प्रोटेस्ट एंड ऑल के, तो आपको इसमें घुस जाना है इन टॉपिक्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइस, ये सारे के सारे जो है ना, इस सब पे डिपेंड करता है कि क्या रहेगा, लाइक एमएसपी का रहेगा। ठीक है, एमएसपी से जुड़े कुछ टर्म्स हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस, सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस में यहाँ पर ये कह रहा है कि दीज आर हायर देन एमएसपी, से भी ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितनी भी मेंटेन करना चाहती है पीडीएस को बफर स्टॉक के फॉर्म में ना, कि अगर कुछ ऐसा ड्रॉट पड़ जाता है, कुछ ऐसी कैलमिटी हो जाती है, तो एटलीस्ट वी शुड हैव दैट मनी। सेंट्रल इशू में भी आपका यही आता है कि दिस इंडिकेट प्राइस एट विच गवर्नमेंट सप्लाई फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब ना देखो डायरेक्टली ना, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ही, सीधा एमसीक्यू पार्ट पर आते हैं। और एमसीक्यू को डायरेक्ट अभी के अभी सुनते हुए वीडियो को आपको जवाब देना है कि आपने क्या क्या समझा। ठीक है, तो बी वेरी क्लियर। देखो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक विच वी हैव जस्ट डन। ठीक है, अभी 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 हमने करा है, आपको बताना है इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है। सपोर्ट एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, या सिर्फ एक्टिविटी ही होती है। सेकंड क्वेश्चन है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्कीम के ऊपर है, ध्यान से करना है। स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपको चारों स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। जो भी करेक्ट है, ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से पढ़कर इसको जवाब आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रेंट्स, कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं आपके इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन सिस्टम में फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका भी क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक आता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे, कि फार्मर्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें आपको ना करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट आपका एक स्कीम पे क्वेश्चन है, पीएम एफएमई स्कीम से रिलेटेड है, इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा फूड लॉस इंडेक्स से रिलेटेड, इसमें आपको अगेन बोला हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाइजीन रेटिंग इन इंडिया। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन मैंने चेंज भी करे हैं, क्योंकि यार एटलीस्ट यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम, तो थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पीएम एफएमई स्कीम, इसके रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है, ऑप्शंस आपके बिल्कुल सामने है। इमीडिएटली वीडियो सुनो पहले ध्यान से, टर्म्स इंपॉर्टेंट पकड़ो, और सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके जवाब दो। ऐसे ही डेली प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स जो 2024 में पेपर में आने वाले हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड चैनल पर डाले जाएंगे। आप पूरे कॉन्शियस रहना, जो भी चैनल पे वीडियो आ रही है उसको ध्यान से सुनना, एंड उसका फीडबैक भी देना, सो दैट आपको पता चलता रहे कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। ठीक है, बस वी आर वर्किंग हार्ड, तो आपको भी हमारे साथ काम करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल।